तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड डिफाइंग डान गॉड का कल्टीवेशन सिस्टम एक्सप्लेन करने वाला हूं और उसके साथ साथ आप लोगों को इस सीरीज से रिलेटेड ऐसी और भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। और आप लोगों को इस सीरीज के बारे में भी ये बताऊंगा कि इस सीरीज का नाम वर्ल्ड डिफाइंग डान गॉड क्यों रखा गया है और साथ में हमारा मेन हीरो वो अब तक के सारे ही डोंगुआ हीरोज को कैसे सरपास करने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीरीज अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है तो इसके बारे में आप लोगों को शायद ज्यादा मालूमात नहीं होगी, मगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सीरीज एक नोवेल बेस्ड सीरीज है। इसका नोवेल भी सेम इसी नाम से ही आप लोगों को मिल जाएगा। इस सीरीज के अंदर हमारे हीरो की जो पावर सबसे ज्यादा दिखाई गई है वो एल्केमी पावर है। हम लोग ना सिर्फ फाइट देखेंगे बल्कि उसके साथ साथ हम हमारे हीरो को पिल रिफाइनमेंट के मैदान में भी एक अलग ही लेवल पर देखेंगे। वो वहां पर भी लोगों के साथ कंपटीशन करेगा। और इस सीरीज में हमारे मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं मैं उन लोगों के नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। मगर हम लोग अब शुरुआत से ही बिल्कुल बात करते हैं जहां से हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया गया था उसके पास कल्टीवेशन के लिए स्पिरिचुअल वेंट्स नहीं होती। और जैसा कि हम लोगों ने वहां दो लड़कियों को देखा था जिनमें से एक लड़की एक एल्केमिस्ट होती है और दूसरी लड़की एक पावरफुल मार्शल कल्टीवेटर होती है और उसके पास बहुत सारी एविल पावर्स भी होती है। और उन दोनों के पास यिन यांग वेंस मौजूद होती हैं और दोनों ही लड़कियां अपनी स्पिरिचुअल वेंस वो चेंशियान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं, जिसके बाद चेंशियान एक डुअल कल्टीवेटर बन जाता है। ये भी मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगा कि उसके पास डुअल कल्टीवेशन कैसे आएगी। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी फिलहाल हमारे पास सीजन 1 में जो मेन कैरेक्टर्स होंगे वो टोटल 4 कैरेक्टर्स होंगे, जिनमें से एक तो हमारा हीरो होगा और 2 वो लड़कियां जिनमें से एक का नाम सु म्याऊ है और दूसरी बाई यू यू है और चौथी लड़की है चेन शाओ की मंगेतर। अब तक हमें ये 4 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो कि इस सीरीज के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं और ये 4 कैरेक्टर सीजन के एंड तक हमें दिखाई देंगे। अब थोड़ी सी कल्टीवेशन सिस्टम की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग नॉर्मली डोंगवास में देखते हैं कि हर कल्टीवेटर अपने लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है और ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए हार्ड वर्क, प्रैक्टिस और बहुत सारी पिल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस डोंगुआ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन 2 लड़कियों से गाइडेंस हासिल करेगा और उसके साथ साथ वो उन लोगों से पिल रिफाइनमेंट मेथड्स भी सीखेगा जिसके साथ वो अपनी पावर को बढ़ाएगा। मगर इस डोंगुआ की खास बात ये है कि इस डोंगुआ में आप लोग बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी और चेंशियान वो अपनी पावर को कंटिन्यूसली बढ़ाता जाएगा। जहां तक बात उसकी कल्टीवेशन की है तो मैं आप लोगों को उसके सारे के सारे लेवल्स एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान ले कि इस वक्त हमारा मेन हीरो जिस दुनिया में रहता है उसे ह्यूमन वर्ल्ड या फिर मोर्टल रियलम कहा जाता है। इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेटर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल की और अपनी सोल पर काम करते हैं ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और सबसे पहला जो लेवल होता है उसे ट्रू की लेवल कहा जाता है, जिसके 10 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम किया जाता है, बॉडी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को ज्यादा बढ़ाया जाता है। और इस प्रोसेस में किसी किस्म की कोई इंजरीज नहीं होती। और फिर लेवल 4 की बारी आती है तो लेवल 4 में कल्टीवेटर्स अपनी ट्रू की को जनरेट करना सीख जाते हैं। मगर ये ट्रू की फिजिकल बॉडी के अंदर होती है। जब लेवल 5 को अचीव किया जाता है तो यही एनर्जी फिर बॉडी के बाहर अपीयर हो सकती है और इस एनर्जी के जरिए किसी को भी दूर से एयर पंच मारा जा सकता है या फिर एनर्जी ब्लो भी किया जा सकता है। और लेवल 6 में आने के बाद यही एनर्जी की फिर हमारी बॉडी को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर सकती है। यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ की पर काम किया जा रहा है और जब 7th लेवल आ जाएगा तो यही एनर्जी फिर थोड़ी सी और अपग्रेड हो जाएगी और इस एनर्जी की को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर ऑफेंसिव अटैक के लिए भी यूज किया जा सकेगा। इससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही बड़े बड़े एनर्जी अटैक्स करने वाला है। मगर जब हमारा मेन कैरेक्टर वो 8th लेवल में आ जाएगा तो वो इस एनर्जी को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएगा, यानी कि ये एनर्जी फिर फायर में या फिर वाटर में या फिर किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट हो पाएगी। और यही वो लेवल है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को
एल्केमी में बहुत ही ज्यादा फायदा देगा। जब हमारा मेन कैरेक्टर वो 9th लेवल में आ जाएगा तो वो अपनी की को इतनी आसानी से हाइड कर पाएगा कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, ना ही किसी को पता चलेगा कि वो कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद है या नहीं। और लेवल 10 यानी कि ट्रू की मास्टर यानी कि ट्रू की को जो शख्स परफेक्शन लेवल तक लेकर जाएगा वो 10th लेवल को अचीव कर लेगा और इस तरह फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरे फेज की बारी है। दूसरे कल्टीवेशन लेवल में जिस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो डेंटियंस हैं। डेंटियंस असल में एनर्जी का सेंटर होती है जहां पर सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी होती है और उसके बाद ही वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। और इस लेवल के भी 9 छोटे छोटे लेवल्स हैं। लेवल 1 को कहा जाता है ट्रू शेप यानी कि हमारी जो की है वो अब एक शेप लेना शुरू करेगी। और जब हमारा मेन कैरेक्टर वो सेकंड लेवल को अचीव करेगा तो वो सेकंड लेयर में स्पिरिट सेंस को भी एक्टिवेट कर लेगा, जिसके बाद वो अपने माइंड सेंसेस के जरिए किसी चीज को डिटेक्ट कर सकेगा या देख सकेगा। और फिर जब थर्ड लेयर को एक्टिवेट किया जाएगा तो यही की एक आर्मर की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि इससे किसी को हिट किया जाएगा तो इसका वार एक हथौड़े के वार के जैसा होगा। और जब फोर्थ लेयर को एक्टिवेट किया जाएगा तो इससे चेन शाओ की बॉडी पावर और उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और हर कल्टीवेटर के लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर फिफ्थ लेयर की बारी आती है जिसे कहा जाता है 100 रिफाइनमेंट। इस प्रोसेस में अपनी की को इतनी मर्तबा रिफाइन किया जाता है कि ये की एक पावरफुल वेपन की तरह बन जाती है। इसके बाद अगले लेवल में हमें बताया जाता है कि जब 6th लेयर को एक्टिवेट किया जाएगा तो डेंटियंस वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी होंगी और इतनी वाइडली ओपन हो चुकी होंगी कि उनके अंदर से की बहुत ही आसानी से फ्लो कर पाएगी। और 7th लेयर को एक्टिवेट करने के बाद फिर वो एनर्जी जो कि डेंटियन से होकर गुजरेगी उस एनर्जी को किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकेगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट पावर उससे जनरेट की जा सकती है। और फिर बारी आती है 8 लेयर की। 8 लेयर में माइंड कल्टीवेशन पर फोकस किया जाता है, यानी कि जो भी शख्स 8 लेयर को एक्टिवेट कर लेता है वो बंदा अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो अपने माइंड के साथ ही एक बहुत बड़े एरिया को स्कैन कर सकता है और पता लगा सकता है कि उसका कौन सा दुश्मन कहां पर है। और 9th लेयर में कल्टीवेटर एक ट्रू मार्शल पाथ पर आ जाता है, यानी कि वो खुद को एक मार्शल कल्टीवेटर कह सकता है। और उसके साथ सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने फर्स्ट लेवल में देखा था कि फर्स्ट लेवल के 10 छोटे छोटे लेवल थे, यानी कि उन 10 लेयर्स को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ था। और इसी तरह सेकंड लेवल को भी कंप्लीट करने के लिए 9 लेयर्स को कंप्लीट करना पड़ा था। इसी तरह थर्ड लेवल को कंप्लीट करने के लिए भी 9 लेयर्स को कंप्लीट करना होगा। थर्ड रियलम को एक्सट्रीम मार्शल रियलम कहा जाता है। पहले लेवल में हमारा मार्शल कल्टीवेटर वो अपनी की को रिफाइन करता है और दूसरे लेवल में अपनी मेरिडियंस को रिफाइन करता है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। और तीसरे लेवल में अब सोल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा या फिर सोल टेम्परिंग होगी। और शुरू में ही हमें बता दिया जाता है कि फर्स्ट लेयर से थर्ड लेयर तक सोल टेम्परिंग ही चलती रहेगी और लेवल 4 से लेवल 6 तक बॉडी टेम्परिंग होगी, यानी कि बॉडी को सोल के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। और लेवल 7 से लेवल 9 तक ट्रू की पर काम किया जाएगा और उस एनर्जी को भी टेम्पर किया जाएगा। इस तरह ये लेवल कंप्लीट होंगे तो ही जाकर थर्ड लेवल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आता है फोर्थ लेवल जिसे निर्वाणा रियलम कहा जाता है। ये लेवल हर कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल लेवल होता है, क्योंकि इस लेवल में हर एक शख्स को एक मोर्टल बॉडी से इमोर्टल बॉडी की तरफ जाना होता है और उसे 9 ट्राइबुलेशन लाइटनिंग स्ट्राइक्स का सामना करना पड़ता है। और पहली ट्राइबुलेशन से 8वीं ट्राइबुलेशन तक हर कल्टीवेटर अपने आप को उन स्ट्राइक्स से डायरेक्ट हिट करवाता है और उन हर स्ट्राइक्स को अपनी पूरी ताकत के साथ बर्दाश्त करता है। अगर कल्टीवेटर उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसका कल्टीवेशन सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है और वो खुद भी मारा जा सकता है। इसी तरह जब हर शख्स 8 बार इन लाइटनिंग थंडर ट्राइबुलेशन को फेस कर लेगा तो फिर 9th ट्राइबुलेशन में उसे अपनी आखिरी सबसे पावरफुल ट्राइबुलेशन का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद वो वॉरियर एक ह्यूमन किंग बन जाएगा, यानी कि उसका अब ह्यूमन वर्ल्ड के साथ रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसे इमोर्टल वर्ल्ड में असेंड किया जाएगा, जिसे अपर रियलम या हायर रियलम भी कहा जाता है। जब चेन शियांग वो इस लेवल को अचीव कर लेगा तो वो ह्यूमन वर्ल्ड से अब
इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर चला जाएगा, जिसे हेवन रियलम भी कहा जाता है। और यहाँ से उसका कल्टीवेशन सिस्टम और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि हेवन की अलग से कल्टीवेशन होती है। शेनशियांग वो यहाँ पर ह्यूमन किंग रियलम में एंटर करेगा, उसके बाद वो अगले लेवल को अचीव करेगा, जिसे ह्यूमन इमोर्टल रियलम कहा जाता है। और उसके बाद अगला लेवल आता है इमोर्टल मोनार्च, जिसे चाइनीज में शियान जुन कहा जाता है। और फोर्थ लेवल को कहा जाता है इमोर्टल किंग लेवल। यहाँ पर इससे आगे भी कल्टीवेशन लेवल्स बहुत सारे हैं, मगर इस सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इमोर्टल किंग लेवल तक ही फोकस किया गया है। जैसे जैसे ये सीरीज फिर आगे बढ़ती जाएगी, इसके लेवल भी अपग्रेड होते जाएंगे। मगर यहाँ पर हम लोग चेनशियान की एक और कल्टीवेशन सिस्टम को भी देखते हैं, जिसे एल्केमी रैंकिंग या फिर एल्केमी कल्टीवेशन सिस्टम कहा जाता है। जब चेनशियांग वो अपने मोर्टल लेवल में होगा, यानी कि बेसिक लेवल में, तो वो एक लो लेवल का एल्केमिस्ट या फिर एक लो लेवल का प्रैक्टिशनर कहलवाएगा। उसके बाद एल्केमी वर्ल्ड में सेकंड लेवल वाले बंदे को प्रोफाउंड लेवल वाला मास्टर कहा जाता है। इस लेवल में भी 3 कैटेगरीज होती हैं। प्रोफाउंड लेवल में लो लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं, या फिर मिडिल लेवल के या टॉप लेवल के। और जो लोग टॉप लेवल को अचीव कर लेते हैं वो थर्ड लेवल में चले जाते हैं और उन्हें अर्थ लेवल एल्केमिस्ट का टाइटल दिया जाता है। और इसके भी 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लो लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर टॉप लेवल। और उसके बाद बारी आती है हेवन लेवल की। ये एल्केमी की दुनिया का चौथा लेवल है और इसमें भी 3 लेयर्स पाई जाती है। और 5वें लेवल को इमोर्टल लेवल कहा जाता है। ये सारे के सारे लेवल एल्केमी मास्टर्स के लिए चुने गए लेवल्स होते हैं। इसके बाद के लेवल के जो भी लोग होते हैं उन्हें डान गॉड या डान किंग कहा जाता है। और जो शख्स इस लेवल को क्रॉस कर जाता है उसे सबसे पहला टाइटल डान किंग का दिया जाता है, यानी कि जो शख्स अर्थ लेवल की पिल्स को रिफाइन कर सकता है। और जो शख्स हेवन लेवल की पिल्स को रिफाइन कर लेता है उसे डान एम्परर कहा जाता है। और आखिर में आता है डान गॉड, जो कि एक्सट्रीमली हाई लेवल की पिल्स क्रिएट कर सकता है, जो कि इस दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। और यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि डान गॉड इस सीरीज के टाइटल में क्यों दिया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर वो एक डान गॉड बनने वाला है। और अब बात करते हैं चेनशियान की स्पिरिचुअल वेन्स की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चेनशियान के पास डुअल कल्टीवेशन हो सकती है, क्योंकि उसके पास डुअल स्पिरिचुअल वेन्स हैं। उन दोनों लड़कियों ने अपनी वेन्स को कंबाइन करके उसकी बॉडी के अंदर डाला था, जो कि यिन एंड यांग स्पिरिचुअल वेन्स हैं, यानी कि वो फायर एनर्जी के साथ साथ आइस एनर्जी को भी यूज कर सकता है। और इसके अलावा वो मार्शल स्किल्स को भी अच्छी तरह से सीख सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों डिवाइन स्पिरिचुअल वेन्स हैं। इसीलिए वो कॉम्बैट पावर्स को, अपने स्किल्स को अपने अपोनेंट के खिलाफ एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे मजेदार टॉपिक पर। आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर वो बाकी डोंगवा कैरेक्टर में सबसे ज्यादा आगे कैसे निकल सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा ये मेन कैरेक्टर सब लोगों पर बाजी लेने वाला है, सिर्फ और सिर्फ शादियों के मामले में, क्योंकि ये जितनी शादियां करने वाला है इतनी किसी ने सोची भी नहीं होंगी। मैं आप लोगों को एक लंबी चौड़ी लिस्ट देकर सबके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी लड़कियां इससे शादी करने वाली है। तो सबसे पहले जो बेबी इसकी होने वाली है वो इसकी अपनी मंगेतर है, जिसे हमने पहले एपिसोड में देख लिया है। उसका नाम शुशियान या शुन्यान भी है। ये चेनशियान की सबसे पहली और सबसे लॉयल बेबी होगी, क्योंकि इसने चेनशियान को उस वक्त एक्सेप्ट किया था जब वो बिल्कुल यूजलेस था और किसी काम का नहीं था। और उसकी दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि सू म्याओयू बनेगी, जो कि उसकी अपनी ही मास्टर बनने वाली है और साथ में उसके साथ शादी भी करेगी। सू म्याओ को हम लोग जानते हैं कि उसका नेचर वो थोड़ा सा चंचल तबियत का नेचर है, मगर सू म्याओयू क्योंकि वो एक डान एल्केमी मास्टर है तो वो चेन शियाओ को आगे चलकर बहुत बड़े बड़े पावरफुल एल्केमी स्किल्स सिखाने वाली है। और थर्ड नंबर वाइफ कोई और नहीं बल्कि बाई यू यू है, जो कि उससे सबसे ज्यादा नफरत करती है और वो हमेशा गुस्से में रहती है, यहाँ तक कि वो चेन शियाओ को एक नजर भी देखना नहीं चाहती। मगर आगे चलकर ये लड़की भी चेन शियान की दीवानी हो जाएगी और ये भी उससे शादी कर लेगी। मगर इस लड़की के बारे में कहा जाता है कि शादी के बाद भी ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और चौथी बीवी के बारे में कहा जाता है वो एक ड्रैगन गर्ल होगी, जो कि असल में चेन शियान की बॉडी के अंदर ही रहेगी और एक सोल की तरह या एक स्पिरिट की तरह वो हमेशा उसका साथ देगी। और फिफ्थ वाइफ का नाम है लेंग यूलान के। ये लड़की एक जनरल है और उसके बाल सफेद कलर के होंगे और चेन शियांग इसे अपनी सोल सिस्टर भी कहा जाता है, यानी कि एक एडॉप्टिव सिस्टर। मतलब ये लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर से नहीं बचने वाली। और चेन शियांग जो सबसे बड़ा हाथ मारने वाला है वो एक इम्प्रेस का है। ये इम्प्रेस किंगडम इम्प्रेस वाली इम्प्रेस नहीं
नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इम्प्रेस है जो कि पावरफुल वेपन्स रिफाइन कर सकती है और उसे वेपन रिफाइनमेंट के लिए इम्प्रेस का टाइटल दिया गया है। इस लड़की का नेचर भी थोड़ा सा बाय यूजू की तरह का ही है, मगर उसके बावजूद भी ये लड़की आगे चलकर अपना नेचर बिल्कुल चेंज कर लेती है। और उसके बाद अगली वाइफ की बारी आती है जिसका नाम हुआ शियांग यू है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये लड़की चेन शियांग की एक मेड है, मतलब नौकरानी भी इससे नहीं बच सकती। मगर रियलिटी ये है कि ये लड़की डान शियान डायनेस्टी की एक लीडर है, मगर एल्केमी स्किल सीखने के लिए वो चेन शियान की मेड बनकर उसके साथ रहती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से उसे भी चेन शियान के साथ मोहब्बत हो जाती है और यहाँ पर ये दोनों भी यहाँ से अपनी अलग लव स्टोरी शुरू करते हैं। और अगली वाइफ का नाम है डोंग फे। ये लड़की फॉर्मेशन मास्टर है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लड़की शुरू में तो चेन शियान की दुश्मन बनकर उसके सामने आएगी और उसे मारने के लिए बहुत सारी कोशिशें करेगी, मगर जब चेन शियान वो इसे इम्प्रेस कर लेगा तो उसके बाद ये लड़की जब एक मर्तबा नहा रही होगी तो उस वक्त चेन शियान वहां इत्तफाकन चला जाएगा और उसके बाद जो कुछ होगा वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फिर नाइन्थ वाइफ का नाम आता है, उसे क्यान क्यान कहा जाता है। ये लड़की चेन शियान के अपने ओरिजिनल सेक्ट से बिलोंग करती है। ये लड़की चेन शियान को इस तरह मिलेगी कि शुरू में ये लड़की बहुत ज्यादा एरोगेंट होगी, मगर जब चेन शियान वो इसकी जान बचाएगा तो उसके बाद ये लड़की बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चेन शियान वो 9 शादियां कर चुका है और ये 9 बीवियां उसकी ह्यूमन वर्ल्ड में रहने वाली हैं। अब हमारा मेन हीरो क्योंकि वो अब अपर रियलम में रहने वाला है तो अब वो अकेला तो वहां पर नहीं रहेगा, उसे वहां पर भी बीवियां चाहिए। तो हेवन में जाने के बाद भी वो किलियन नाम की एक एम्परर पर जाकर हाथ मारेगा। ये इम्प्रेस एक फ्लावर इम्प्रेस है जो कि हेवन में चेन शियान की सबसे पहली बीवी होगी। और उसके बाद जो लड़की है उसका नाम है शू यू किंग। इसे कर्स मास्टर भी कहा जाता है। और थर्ड वाइफ का नाम होगा फेंग यूजी। ये एक मिस्टीरियस गर्ल होगी जिसके बारे में कहा जाता है कि क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के साथ इस लड़की का कोई ना कोई लेना देना है। और अगली बारी है मू क्यान शियांग की। इस लड़की के पास एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन पावर होगी और ये सीक्रेट डान रियलम में होगी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि चेन शियांग की टोटल वाइफ जो है वो 10 से 12 है, मगर ये उसकी कंफर्म वाइफ हैं। इसके अलावा भी ऐसी और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ चेन शियांग इंटीमेट कर चुका है और अभी कंफर्म नहीं है कि वो लड़कियां उसकी बीवियां हैं या फिर वो सिर्फ गर्लफ्रेंड्स हैं। मगर स्टोरी के शुरू में हमें उसकी 3 बीवियों को दिखा दिया गया है जो कि उसकी फ्यूचर में वाइफ बनेंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज से रिलेटेड मैं कोई और इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।